प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और दोस्त अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर मस्त जबरदस्त नहीं है तो आप अपने दम पर एक बार एकदम अपने आप को और अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको पता है, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीके जीएस का। उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं दोस्त, अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसमें आज हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक क्रम से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में अभी हम हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न जो है उनको कर रहे हैं और आज इस प्रैक्टिस सेट में हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को खात्मा हो जाएगा। तो चलते शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्त, डैश का विकास BCE के मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी में हुआ था। तो दोस्त कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसका विकास 5000 BC में, कितने में 5000 BC में हुआ था और कहा दक्षिण की ओर और गंगा घाटी के तलहटी में। तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी है जिसका विकास कब हुआ था? 5000 BC में हुआ था। तो दोस्त आज सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ विकसित हुई है दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्त जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो विकास हुआ था सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास। और इसकी सहायक नदियां इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था इसका विकास दोस्त। अगला पॉइंट अगर देखें तो दोस्त इसका जो पहला खोजा हुआ शहर है वो हड़प्पा है। प्रथम ज्ञात या खोजा शहर हड़प्पा। दोस्त जब पहला शहर हड़प्पा खोजा था तो इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब नाम दिया गया दोस्त, ये जो सभ्यता है ये पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर प्रत्येक शहर में ईंटों का प्रयोग हुआ था। प्रत्येक शहर में जो मकान बनाए हुए थे, उनमें ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो दोस्त जो ईंटें थी इनका आपसे डायमेंशन पूछा जाए तो ये 4:2:1 के रेशियो में मिलती हैं। किस रेशियो में दोस्त? ये 4:2:1 के रेशियो में ये ईंटें मिलती हैं। आगे देखते हैं। और इसका जो सबसे विकसित शहर था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था दोस्त? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा विकसित शहर था। विकसित शहर दोस्त जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी शब्द। इसका अगर अर्थ की बात की जाए तो दोस्त इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अर्थ क्या है इसका? मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला। तो दोस्त आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सारे फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी। तो दोस्त ये लगभग कब अस्तित्व में आई थी, ये लगभग 2500 ईसा के लगभग अस्तित्व में आई थी। और इसकी जो डेट बताते हैं 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। तो दोस्त ये कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14 के अनुसार इसकी डेटिंग है। बाद बाकी अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी डेट अलग अलग बताई है, इसका समय अलग अलग बताया है। और जो एनसीईआरटी कहती है वो ये कहती है कि 2500 से एनसीईआरटी कहती है दोस्त 2500 बीसी से 1900 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। दोस्त अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और थोड़ा सा जाना जाए तो क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये है उत्तर दिशा, इधर दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। तो दोस्त अब बात यह है कि इनके जो पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्त पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दोस्त हड़प्पा का सबसे पूर्वी जो शहर है वो कौन सा, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे है, ये यूपी में है। और किस नदी पर के तट पर है, हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी के तट पर है। दोस्त अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण का जो सबसे दक्षिणी शहर उसका है दैमाबाद, दैमाबाद। और ये दोस्त कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और ये प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर है। चूंकि दोस्त ये सारी सभ्यताएं नदी के तट, किसी न किसी नदी के तट पर ही विकसित हुई थी, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां जो थी उनके तट पर विकसित हुई थी। तो सभी ये शहर कहाँ है, नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। अगर उत्तर की बात की जाए तो दोस्त उत्तर में है मांडा। मांडा कौन कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और दोस्त ये चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के दाएं किनारे पर, दाईं ओर। और दोस्त अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और दोस्त ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ दोस्त, पाकिस्तान में। और ये जो है दास्क नदी के तट पर है। कहाँ, दास्क नदी के तट पर है। दोस्त अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में अब तक लगभग 1400 ज्ञात स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1400 ज्ञात स्थल हैं। इनमें से लगभग 950 भारत में है। कहाँ है दोस्त, 950 भारत में स्थित है। तो दोस्त जो हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ पे है। अगर वर्तमान की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो दोस्त वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है ये पश्चिमी भारत, और पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान में विकसित है। जैसे अगर बात की जाए, ये दोस्त इंडिया है। तो ये जो पश्चिमी भारत है, यहाँ से इधर का जो पश्चिमी भारत है, और ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है गया ये वाला, तो इसमें क्या थी, इसमें हड़प्पा सभ्यता थी। इसमें क्या थी दोस्त, हड़प्पा सभ्यता विकसित
हुई थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो थी ईंटों के बने भवन, क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मिले हैं उन सभी शहरों में जो मकान बने हुए थे वो ईंटों के बने थे, और जो ईंटें थी इनका जो डायमेंशन था 4:2:1, इनका कितना था 4:2:1 के अनुपात में ये क्या थी, ईंटें थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार मानव ने कांसा का प्रयोग किया था। कांसा का प्रयोग किया। और दोस्त जो कांसा होता है वो कैसे बनता है? कांसा तांबा और टिन से बनी धातु है। किस किससे दोस्त? तांबा और टिन से बनी धातु। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने कांसा का प्रयोग किया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। दोस्तों अगर सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की कुछ और सभ्यताएं हो तो इसके समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता। तो दोस्त इसके जो समकालीन सभ्यता है, सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्त मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ पे है? ये इराक में है। और ये किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो दोस्त दजला और फरात, दजला और फरात नदियों के तट पर विकसित हुई। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके साथ एक सभ्यता और देख लो। दूसरी जो सभ्यता है इसके समकालीन, चीन की सभ्यता। कौन सी दोस्त? चीन की सभ्यता। और इसके साथ दोस्त एक सुमेरिया सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो दोस्त हड़प्पा के जो लोग थे शिव की पूजा भी करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे। पूजा किसकी नहीं करते थे दोस्त? तो ये विष्णु भगवान की थे उनकी पूजा नहीं करते थे। दोस्त हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं उन पर एक तो स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है, और जो पशु हैं उनका भी अंकन मिला है, और एक 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिन्हें आदि शिव का अवतार माना जाता है, या आदि शिव की प्रतिमा मानी जाती है। तो दोस्त यहाँ शिव की भी पूजा करते थे, पक्षियों की पूजा करते थे, और स्वास्तिक की पूजा करते थे। और दोस्त क्या करते थे, ये जो धरती है उसको उर्वरता की देवी मानकर धरती की भी पूजा करते थे। तो जो हड़प्पा के लोग थे ये किस किस की पूजा करते थे? पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सर्प, धरती, जिसे ही उर्वरता की देवी कहते थे, उर्वरता की देवी। और दोस्त किसकी पूजा करते थे? पशुपति, पशुपति, पशुपति की पूजा। और इनके लिए जो सबसे पवित्र था दोस्त वो कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल पवित्र मानते थे।
मानते थे। ठीक है दोस्त, ये सभी साक्ष्य में किससे मिले हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है ये सबसे प्राचीन काल की सभ्यता है और इसके समय लिखित साक्ष्य नहीं थे, और लिखित साक्ष्य थे भी तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि इसकी जो लिपि बताई गई है, जो लिपि है तो हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। कैसी दोस्त? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि है। और दोस्त ये कैसे लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दोस्त इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो जो मोहरें मिली हैं और इसके और भी जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर ये बताया जाता है, ये पशु पक्षी सूर्य चंद्र अग्नि सर्प धरती और पशुपति की पूजा करते थे, इनके लिए कुंवर वाला बैल सबसे ज्यादा पवित्र था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न। सीप से निर्मित चूड़ियां मिली हैं। दोस्त चहुदड़ों से क्या मिला है? चहुदड़ों से जो मिला है बांसे। दोस्त चहुदड़ों से मनका बनाने के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने। और दोस्त यहीं से बक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, बक्राकार ईंटों के साक्ष्य। पूरी हड़प्पा सभ्यता में बक्राकार ईंटों के साक्ष्य केवल एक जगह से मिले, चौधड़ों से। लेकिन दोस्त मांडा से कुछ भी नहीं मिला है ऐसा शिल्प कला जैसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, वो कौन सा होगा? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आजमगढ़। तो दोस्त इसमें सही जवाब हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ इसका कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या कौन कौन से स्थल मिले? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, बालाकोट और भी बहुत सारे स्थल दोस्त यहाँ से देखने को मिले, लेकिन आजमगढ़ जैसा कोई भी स्थल नहीं मिला है। धौलावीरा भी मिला है दोस्त। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ मिला है। रोपड़ कहाँ है दोस्त? पंजाब में। दोस्त अगर रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़
तो दोस्त अगर रोपड़ की बात की जाए तो यहाँ से सबके साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, तो दोस्त ये कहां से मिले हैं? सबके साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य ये आपको रोपड़ से मिले। और दोस्त रोपड़ की खोज कब बताई थी? 1950 में। और किसने? बी लाल के द्वारा खोजी की गई थी इसकी दोस्त। और अगर बात की जाए कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो दोस्त आप रोपड़ बता देंगे। कौन सा बता देंगे? रोपड़ बता देंगे। अगला प्रश्न, सिद्ध सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो दोस्त कांसा बनाने के लिए, कैसे? कांसा बनाने के लिए यहाँ आप लिख देंगे कांसा, कांस्य या कांसा। तो कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन का यूज करते थे। ठीक है दोस्त, आगे और देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्त अगर हड़प्पा से क्या क्या मिला ये पूछा जाए तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से गेहूं के जले हुए साक्ष्य, गेहूं के जले हुए साक्ष्य मिले हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी। और दोस्त महिला के उदर से निकलता हुआ पौधा, महिला के उदर से निकलता हुआ पौधा, ये दोस्त कहां से मिले हैं? ये हड़प्पा से मिले। महिला के उदर से निकलता हुआ पौधा। कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्त भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में कौन सा गलत है? अखिल भारतीय सेवाएं, ये इसकी दोस्त एकात्मक विशेषता है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये आर्टिकल 312 में आता है। प्रतिनिधित्व की असमानता, तो दोस्त ये अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में। और दोस्त संविधान की नम्यता ना होना, ये इसकी एकात्मक विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की नम्यता ना होना। तो दोस्त क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान है ये नम्य भी है, नम्य और कठोर भी है। नम्य का मतलब होता है दोस्त लचीला। ये कैसा है? लचीला भी और कठोर भी है। मतलब जब इसमें कुछ नियम बनाने की बात आती है तो सरल तरीके से भी नियम बनाए जा सकते हैं और कुछ प्रक्रियाओं के तहत भी नियम बनाए जा सकते हैं। तो दोस्त इसे लचीला और कठोर दोनों कहेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नम्य न होना, नम्य है, कहीं नम्य है तो कहीं कठोर है, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। और दोस्त इसमें एक विशेषता और है, राज्यों के राज्यपालों का चयन होना। किसमें दोस्त? ये आर्टिकल 155। उसके बाद दोस्त इसमें क्या है? आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था कब से कहां तक है दोस्त? आर्टिकल 352 से 357
60 तक। कहां से दोस्त? आर्टिकल 352 से 360 तक। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो दोस्त भारत में संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार का मतलब क्या होता है? जहां पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। तो संसदीय सरकार का मतलब क्या है? कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्त अगर बात की जाए भारत में किस प्रकार सरकार है, तो संसदीय सरकार है। इसका मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका की प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो दोस्त शर्मिष्ठा ये तारामंडल है, सप्तर्षि तारामंडल है, कालपुरुष ये भी तारामंडल है। लेकिन दोस्त लुब्धक क्या है? लुब्धक तारामंडल ना होकर ये सिर्फ एक तारा है। ये क्या है? ये तारा है। और ये तारा कहां पे दोस्त? जो ओरियन नाम की एक तारामंडल है, ओरियन, ओरियन नाम के तारामंडल के पास, ओरियन नाम के तारामंडल के पास एक तारा है और चमकीला तारा है। ठीक है दोस्त। अब ये तारामंडल क्या होते हैं? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा लुब्धक। तारामंडल क्या होते हैं दोस्त? इसमें कई सारे तारे मिलकर एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं। जैसे सप्तऋषि है, सप्तऋषि में 7 तारे हैं, इस तरह से एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो गया? तारामंडल हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगर एनाटॉमी की बात की जाए तो दोस्त मानव शरीर का अध्ययन। किसका? मानव शरीर का अध्ययन। मानव शरीर का अध्ययन। और दोस्त एंथ्रोपोलॉजी का आ जाए, एंथ्रोपोलॉजी तो ये मानव विकास का अध्ययन है। मानव का विकास किस तरह से हुआ इसका अध्ययन अगर मैं करना हो तो मानव विकास का अध्ययन। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी और अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो दोस्त जब क्या अच्छा हो, या अच्छी हो, फसल अच्छी हो, या फिर स्वास्थ्य अच्छा हो, या जीवन अच्छा हो, या जलवायु अच्छी हो। तो दोस्त जो पंजाब के लोग हैं बैसाखी का त्योहार मनाते हैं जब फसल अच्छी हो। जब फसल अच्छी हो तो दोस्त ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कब? गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। तो दोस्त इन्हीं की याद में हम कह सकते हैं कि ये बैसाखी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। या जो शीतकालीन फसल होती है उनको जब वो कटती हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए भी ये हरियाणा और पंजाब के लोग बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की जो मूर्तियां हैं, काष्ठ प्रतिमाओं को नियमित नवीनीकरण किया जाता है या बदला जाता है। तो नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्त आप रथ यात्रा से समझ पा रहे होंगे कहाँ होता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा में कौन सा स्थान है? पुरी। वृंदावन कहाँ है? यूपी में। सोमनाथ गुजरात में। मथुरा यूपी में। तो दोस्त ये कहाँ है? पुरी। ठीक है। तो दोस्त इसमें होता क्या है, जो प्रतिमाएं होती है किनकी? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और इनकी एक बहन थी जो सुभद्रा नाम है, और सुदर्शन। इनकी जो प्रतिमाएं होती हैं ये प्रतिवर्ष
चेंज की जाती हैं, प्रतिवर्ष प्रतिमाएं बदली जाती हैं। और ये जो दोस्त प्रतिमाएं बनी होती हैं वो काष्ठ की बनी होती है। किसकी? काष्ठ। काष्ठ में लकड़ी की। और ये किसकी होती है? एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी होती है, जिससे उस क्षेत्रीय भाषा में दारू काष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू काष्ठ की प्रतिमाएं बनी होती हैं। दोस्त इसमें क्या होता है, जो भगवान जगन्नाथ है, भगवान बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन, इनकी जो रथ यात्रा होती है, इनकी जो मूर्तियां होती हैं, जो प्रतिमाएं लकड़ी की बनाते हैं, वो रथ पर रखकर पूरे नगर में भ्रमण करवाते हैं और उसके बाद इनको मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और ये प्रक्रिया प्रति साल की जाती है, हर एक साल ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है दोस्त। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्त वोल्ट वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? दोस्त प्रतिरोध का मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है? धारा की बात की जाए तो धारा का होता है दोस्त एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। कार्य का होता है दोस्त जूल। और आवेश का होता है कूलाम। और प्रतिरोध का दोस्त होता है ओम। और ओम क्या होता है? जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को उसमें बहने वाली धारा के साथ विभाजित किया जाता है तो वही क्या है दोस्त? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तो आर, प्रतिरोध को कहते हैं आर इजकल टू विभवांतर वी अपॉन आई। तो दोस्त ये क्या है? आर इजकल टू वी अपॉन आई। इस परिभाषा से, इस व्यंजक से आप परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात, ये दोनों क्या है? अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो वैसे मात्रक होता है वो ओम होता है। और ओम बराबर क्या होगा? अगर जैसे विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है। तो दोस्त ओम ओम या वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है? वोल्ट एम्पियर किसका है? प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्त प्रतिरोध क्या होता है? किसी परिपथ में बह रही धारा, जब कोई परिपथ है या कोई पदार्थ है, जैसे ये कोई एक परिपथ है, इसमें धारा बह रही है, इसमें धारा आई जा रही है, तो इसका प्रतिरोध, इसका क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। कौन? प्रतिरोध। तो किसी परिपथ में बह रही धारा का विरोध करने वाले जो कारक है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध होता है वी अपॉन आई। या इसे और कैसे लिखेंगे तो वी इजकल टू आई आर लिख सकते हैं। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट बराबर एम्पियर ओम या ओम एम्पियर। ठीक है दोस्त, ओम एम्पियर भी कह देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आवर्धन की इकाई क्या है? तो दोस्त आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि जो आवर्धन होता है ये किन्हीं दो राशियों का अनुपात होता है। जैसे अगर अनुपात की बात की जाए, हम आवेश की बात करें तो आवेश बट्टे आवेश, ये एक अनुपात हो गया, तो आवेश से आवेश कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन क्या है? एक अनुपात होता है और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है दोस्त। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो दोस्त डायोप्टर जो मात्रक होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। किसका? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। कौन सा? एसआई मात्रक है। और दोस्त लंबाई की बात की जाए या फोकस दूरी, लंबाई का सीजीएस मात्रक। कौन सा दोस्त? सीजीएस मात्रक क्या है? सेमी है। ठीक है दोस्त। और न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन एफ बल का मात्रक है, बल का मात्रक। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं विसरण, विसरण है दोस्त ये, विसरण। तो दोस्त में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण का मतलब होता है दोस्त फैलना। विसरण का मतलब क्या है? फैलना। तो दोस्त कौन सी चीज में सबसे ज्यादा विसरण होगा?
ठोस में, द्रव में या गैस में? तो सबसे ज्यादा विषण होता है दोस्त गैस में, क्योंकि जो गैस होती है इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इसके अणु इस तरह से होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इनके अणुओं के बीच में आपसी कोई आकर्षण बल नहीं लगता, लगता है लेकिन बहुत नगण्य लगता है, बहुत ना के बराबर। तो हम कह सकते हैं इनके जो अणु है उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण या नगण्य होने के कारण इनमें विषण सबसे ज्यादा होता है। दोस्त जैसे ऐसे समझिए, एक भीड़ है और वहां पे आप भागना चाह रहे हैं तो आप नहीं भाग पाएंगे, और आपको अगर खुला स्पेस मिल जाए तो आप स्पीड से भाग पाएंगे। तो भाई ये जो गैस है इनके अणु कैसे हैं, बहुत दूर दूर है, तो इसमें कोई भी पदार्थ आसानी से भाग सकता है। ठीक है दोस्त, कैसे भाग सकता है? आसानी से भाग सकता है। तो सबसे ज्यादा विषम किसमें होगा, सबसे ज्यादा फैलाव किसमें होगा? गैसों में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्त कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही गलत है दोस्त। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, इनके मध्य गति होती रहती है, और इनके जो पदार्थ है इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है दोस्त। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो दोस्त इनके कणों के बीच क्या होता है? स्थिर नहीं होते, गति होती रहती है। जो ठोस होते हैं उनमें जो पदार्थ के कण होते हैं ठोस में, वो केवल वही के वही हिलते रहते हैं। द्रव जो होता है दोस्त उसमें थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें भी गति होती है। ठीक है दोस्त। और जो गैस होती है इसके तो कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें तो बहुत सारी गति होती है। तो दोस्त पदार्थ के बारे में और क्या क्या? पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके मध्य गति होती है, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर बात की जाए तो जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनके मध्य की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है दोस्त। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते। ठीक है। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त? ऑर्निथोलॉजी। दोस्त एक क्लास में हम आपको सारे अध्ययन करा देंगे जितनी लॉजी है, और जो भी अध्ययन है, चाहे वो बायोलॉजी में आते हो, चाहे ज्योग्राफी में आते हो, सारे अध्ययन हम आपको एक क्लास में करा देंगे। ठीक है दोस्त। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी दोस्त कैसे कहते हैं? हर्पेटोलॉजी जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी दोस्त, ऑप्थेल्मो आप ऑप्टिकल से सोचिए, ऑप्टिकल किसका होता है? आंखों का। तो आंखों के अध्ययन को, आंखों के रोग को, आंखों के रोग को या फिर आंखों के अध्ययन को दोस्त, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, सेरिकल्चर निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो दोस्त सेरिकल्चर जो होता है वो रेशम की खेती से संबंधित है। इसे रेशम की खेती कह सकते हैं, रेशम का कीड़ा कह सकते हैं, या रेशम बनाने वाला कीड़ा कह सकते हैं दोस्त। किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर दोस्त मछली के अध्ययन की बात की जाए तो मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछली के अध्ययन को कहते हैं दोस्त पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर दोस्त कैसे कहते हैं? मछली के अध्ययन को कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को, पक्षी पालन को क्या कहते हैं दोस्त? पक्षी, आप देखते हैं जब पक्षी उड़ते हैं तो इस तरह से बनाते थे बचपन में। तो दोस्त ये क्या बन गया? वी बन गया। वी बन गया तो ऐसे हम कहेंगे एविकल्चर। क्या दोस्त? एविकल्चर। ऐसे कहेंगे दोस्त एविकल्चर। और दोस्त मधुमक्खी है, जो मधुमक्खी है वो आप ही तो आती हैं, उन्हें बुलाते थोड़ी, आप ही आती हैं, इसलिए एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। ठीक है दोस्त। तो पक्षी के अध्ययन को एपीकल्चर, और मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर, मछली के अध्ययन को पीसीकल्चर, और रेशम की खेती को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो दोस्त जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी माइक्रोफोन के उदाहरण है। ठीक है दोस्त। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं और इसमें कई सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, इनमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है?
तो दोस्त पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित, मानव निर्मित। तो दोस्त मानव निर्मित कौन सा है? वन, वन तो प्रकृति की देन है, तालाब भी प्रकृति की देन है और झील भी प्रकृति की देन है। लेकिन फसली खेती ये कैसे ही दोस्त पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन कैसा? कृत्रिम, मानव निर्मित है। ये सिर्फ मानव ने खुद बनाया है, क्योंकि आप देखते हैं फसल, जो फसल होती है उसमें केंचुए पलते हैं और बहुत सारे कीट जैसे पलते हैं, तो वो भी क्या है? फसली खेत पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्त? प्रत्येक कोशी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रत्येक कोशी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है। तो दोस्त प्रत्येक कोशी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, बिल्कुल होता है दोस्त, ये भी ठीक है। गलत पूछा है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी ठीक है दोस्त। प्रत्येक कोशी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, दोस्त यही गलत हो जाएगा। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है, ये ठीक है। ये कैसे गलत हो जाएगा दोस्त? प्रत्येक स्तर पर 10% नहीं होती। आपको बताया था इस तरह से बना के पिरामिड। यहाँ पे उत्पादक थे, यहाँ पे अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो अगले स्तर पर कितनी रह जाएगी? 10%, मतलब 100 कैलोरी ऊर्जा रह जाएगी। अगले पर कितनी रह जाएगी? 10 रह जाएगी और अगले पर 1 रह जाएगी। तो दोस्त प्रत्येक स्तर पर 10% नहीं होती, लेकिन प्रत्येक स्तर पर 10% रह जाती है। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली नई क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ इसी समय। तब तक के लिए बने रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।